लेकिन मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। बट उसके साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मानसून के शुरू होते ही पीक पकड़ने लगती है। इसमें वाटरबॉर्न डिसीज की बात करें तो एक टाइफाइड फीवर, दूसरा कॉलेरा और तीसरा फूड पॉइजनिंग। ये तीनों के केस में हम लोग ड्रास्टिक इंक्रीज देखते हैं। और जो वाटरबॉर्न हेपेटाइटिस है, जिसको हम लोग जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं, उसके केसेस में भी मानसून में काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। डेंगू में पपीते के पत्ते, तो सब शास्त्रों में उपवास करने का जो महिमा है या फलाहार खाने का जो महिमा है वो इन ऋतु में दिया गया है। कि मानसून में डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। मानसून की ऋतु में जैसे ही हवा में मॉइस्चर बढ़ता है, वैसे ही पाचन की प्रक्रिया थोड़ी सी मंद धीमी हो जाती है। एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। दोस्तों, समर का सीजन पूरा हो गया है और मॉनसून शुरू हो गया है, यानी कि गर्मियां कम हो गई है और बारिश की वजह से एटमॉस्फेयर में ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है। मॉनसून हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर और पीने के पानी के हिसाब से वो ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ मॉनसून में कुछ बीमारियां भी देखने को मिलती है। हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो मॉनसून में होने वाली बीमारी और ख़ास करके हम मॉनसून में अपनी हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर है, जिसके साथ आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर तपन शाह। डॉक्टर तपन शाह से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर तपन बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ के लिए हमें इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। डॉक्टर तपन, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मॉनसून शुरू हो गया है और हम ये जानते हैं कि भाई मॉनसून शुरू होते कि वातावरण ठंडक तो हो जाती है, लेकिन फिर साथ साथ कुछ बीमारियां भी आती है। जनरली मॉनसून में कैसी बीमारियां देखने को मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुमार जी। मॉनसून के शुरू होते ही एटमॉस्फेयर में गर्मी काफ़ी कम हो की शुरुआत हो जाती है। तो गर्मियों के कारण जो बीमारियां होती है उनके केसेस में हम लोग काफ़ी डिक्रीज ट्रेंड देखते हैं। बट उसके साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मॉनसून के शुरू होते ही पीक पकड़ने लगती है। ग्रॉसली देखा जाए तो हमें 2 या 3 कैटेगरी में हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, दूसरा जो वाटर बॉर्न डिसीज़ है, और तीसरा देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर यानी कि बेच जो बढ़ जाता है उसके कारण जो बीमारियां होती है वो। मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जो क्लासिक हमारे 3 बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों के केस में क्लासिकली हमारे इंडिया में मॉनसून की शुरुआत होते ही केस में ड्रास्टिक इंक्रीज हम लोग देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए तो वाटर बॉर्न डिसीज़, क्योंकि कई बार मॉनसून की ऋतु में लोगों को बाहर का खाने की, स्ट्रीट फूड खाने की, गंदा पानी पीने की, ये सब ज़्यादा इच्छाएं हो जाती हैं। तो इसमें वाटर बॉर्न डिसीज़ की बात करें तो एक टाइफाइड फीवर, दूसरा कॉलेरा और तीसरा फूड पॉइजनिंग। ये तीनों के केस में हम लोग ड्रास्टिक इंक्रीज देखते हैं। और जो वाटरबॉर्न हेपेटाइटिस है, जिसको हम लोग जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं, उसके केसेस में भी मॉनसून में काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। मॉइस्चर की अगर हम लोग बात करें तो मॉइस्चर के बढ़ने से फंगस से रिलेटेड जो डिसीज़ है, जिससे स्किन में इचिंग वगैरह है, ईयर की अगर बात की जाए तो ईयर में फंगल का इन्फेक्शन, और जिनको जुकाम वगैरह की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है उनको नाक या साइनसिस में एलर्जी या फिर फंगल डिसीज़, ये तीनों के केस में मॉनसून की ऋतु आते ही हम लोग ड्रास्टिक इंक्रीज देखते हैं। सर, आपने ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी, इन शॉर्ट बहुत सारे प्रॉब्लम मॉनसून में क्रिएट हो सकते हैं, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड भी है। उन डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आप पहले ये बताइए कि मॉनसून में डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऊपर क्या इफेक्ट रहता है? हमारे हिंदू शास्त्र की अगर बात की जाए तो सब शास्त्रों में उपवास करने का जो महिमा है या फलाहार खाने का जो महिमा है वो इन ऋतु में दिया गया है।
तो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से भी देखिए तो इस ऋतु में इंसान को अपना 1/4 भाग स्टमक का खाली रखना चाहिए, ठीक है। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपको जितनी भी भूख है उससे आप 75% ही खाइए, क्योंकि मॉनसून की ऋतु में जैसे ही हवा में मॉइस्चर बढ़ता है वैसे ही पाचन की प्रक्रिया थोड़ी सी मंद मानी धीमी हो जाती है। तो पाचन धीरा होने की वजह से एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बावजूद जो वाटर बॉर्न डिसीज है वो भी इंसान का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। तो अगर आप वर्षा ऋतु की बात करिए तो जो फ्रूट के बेस्ड आधार है, जो डाइट है, कम स्पाइसी जो खुराक है वो इंसान को लेने चाहिए। लिक्विड का इंटेक जितना हो सके उतना ज़्यादा रखना चाहिए, और जो घर में बनाया है, ताज़ा है और गर्म है ऐसा खुराक खाइए। जो घर में नहीं बना है, बाहर का है, वासी है या ठंडा है, ये खुराक आप मत लीजिए जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा सीज़न है उसमें ऑलमोस्ट हमें बाहर का खाना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आई इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस। अब इसका कारण क्या है? क्यों इस मॉनसून के सीज़न में कंजंक्टिवाइटिस देखने को मिलता है? कंजक्टिवाइटिस के जो वायरस होते हैं उनका सर्कुलेशन इस सीज़न में थोड़ा सा फास्ट और रैपिड हो जाता है, और दूसरा पब्लिक के कॉन्टैक्ट या एक्सपोजर से कंजक्टिवाइटिस यूजुअली पर्सन टू पर्सन फैलता है। तो जितनी लोगों की गैदरिंग वगैरह ज़्यादा होगी, फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे कि जिसमें लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, लोगों से एक दूसरे से घुलना मिलना होगा, तो स्पेशली ये सब चीज़ें इस ऋतु में ज़्यादा होने के कारण इस ऋतु में स्पेशली देखा जाए तो कंजक्टिवाइटिस के केस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अच्छा, तो इसका कोई उपाय है कि भाई हम बिना दवाई के भी क्या कंजंक्टिवाइटिस से ठीक हो सकते? मतलब कोई प्रिकॉशन, कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उसकी बात है। सो कंजक्टिवाइटिस की अगर बात की जाए तो 70 to 75% ऑफ केसेस वायरस से होते हैं। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर कोई दवाई ना की जाए तो भी 3 से 5 दिन में 70 to 75% केस में ऐसे इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो या लोकल पेन बहुत ज़्यादा हो या विजन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो आप ज़रूर आपके फैमिली डॉक्टर या आई वाले डॉक्टर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का कांटेक्ट कीजिए। अगर ऐसे कोई तकलीफ नहीं है तो खाली साफ पानी से दिन में 3 या 4 बार आइस को वॉश किया जाए तो 70 to 75% ऑफ केसेस में अपने आप रिलीफ मिल जाती है। तो सर, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम बाहर का खाएंगे, इम्यूनिटी लो होगी, तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, बात करें बच्चों की, मुझे याद है मैं भी छोटा था, बारिश में भीगता था, मज़ा बहुत आता था, सर्दी जुकाम भी हो जाता था। बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या केयर करनी चाहिए, पर्टिकुलरली मानसून में? सो बच्चों के लिए अगर आप देखा जाए तो ये जो 3 टाइप के हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना है, उसमें मॉस्किटो बॉर्न जो डिसीज़ है उनके लिए बच्चों को फुल कपड़े पहनाए। अब आजकल ऐसे स्प्रे या ऐसे स्टिकर्स भी आते हैं कि जो कपड़े ऊपर लगा दिए जाए तो मच्छर उनसे दूर रहते हैं, तो ये सेफ होते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट्स होता है वो भी सेफ होता है। अगर बच्चे स्कूल में जाए कि जहाँ पर मच्छर वगैरह ज़्यादा है तो पहले से बच्चों को रेपेलेंट से कवर करके हम लोग भेज सकते हैं ताकि उनके अंदर मॉस्किटो बाइट होने की संभावना कम हो जाए। कपड़ों की अगर बात की जाए तो अगर कपड़े कॉटन के फ्रेश और ड्राई किए हुए पहनते हैं तो उसमें से बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। मॉनसून की जो ऋतु है, वर्षा की जो ऋतु है, वो आनंद की ऋतु है, इसलिए इंसान को, स्पेशली बच्चों को चटपटा खाने की नहीं वो सब ज़्यादा इच्छा होती है। तो इसमें कई बार आजकल तो बच्चे को कैंटीन में वगैरह में फूड बाहर का भी मिलने लगा, उनकी एक्सेस ईजी हो गई है। बच्चे को एक तो हम लोग एजुकेट करें कि बेटा ये सब खाने की ये ऋतु सही नहीं है, आपको ये खाने को मिलेगा, बट आप जब ठंड वाली ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, उसमें आप लीजिए। तो बच्चों को एजुकेट किया जाए ताकि वो बाहर का खाना और बाहर का पानी ना पिए। स्पेशली स्कूल में
देखने के बाद, रिश्तेदार के पास जाने के बाद, ये सब चीज़ों की अगर बच्चे डिमांड ना करें, साफ सुथरा अगर खाना खाए, तो फूड बॉर्न इन्फेक्शन होने की संभावना भी काफ़ी कम हो सकती है। तो जो 3 डेविल है, एक मच्छर या मॉस्किटोस, दूसरा मॉइस्चर और तीसरा अनहेल्दी फूड और वाटर, इन तीनों से अगर बच्चों को बचाया जाए तो बच्चों में इन्फेक्शंस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सर, ये आपने सचमुच बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, खास करके बच्चों के बारे में। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इन सब चीज़ों पे खास ध्यान देना चाहिए। तो आपने कहा कि मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, अब ये तीनों डिजीज़ ऑलमोस्ट सेम जैसे ही लगते हैं, हमको तो पता नहीं है, लेकिन मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कुमार जी, कि इन तीनों चीज़ों को पेशेंट बिना डॉक्टर को बताए रफली डिफ्रेंशिएट कैसे कर सके, बिना कोई टेस्ट कराए, खाली सिम्टम के आधार से। तो मलेरिया की अगर हम लोग बात की जाए, तो मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर आता है, जो कई बार बुखार 103, 104 के ऊपर चढ़ जाता है। वो हमेशा राइगर्स के साथ आता है, कि जिसमें इंसान को कंबल ओढ़ना पड़े, पंखा एसी बंद करना पड़े, इतनी ठंड लगे। मलेरिया में बुखार दवाई लो तो अच्छी बात है, पर बिना दवाई के भी अपने आप उतर जाता है। जब उतरता है तो पसीना बहुत होता है। अब वो जो बुखार है ना, वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहता है। वो पहले की बात की जाए तो रफली एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, कॉन्टीन्यूस बुखार नहीं आता है। मलेरिया के बुखार में इंसान को हेडेक ज़्यादा रहता है। मलेरिया के बुखार में इंसान को 3 या 5 दिन पहले मॉस्किटो बाइट की हिस्ट्री मिलती है, और वो स्पेशली उस एरिया में होता है कि जहाँ पर उसका प्रेवलेंस ज़्यादा हो। जैसे इंडिया में कुछ एरिया में मलेरिया का प्रेवलेंस काफ़ी कम है, जहाँ पर पानी के बढ़ने की संभावना कम है, साफ़ सुथरे एरिया से, वहाँ पर ये मलेरिया के केसेस कम है। डेंगू फीवर की अगर आप बात की जाए, तो डेंगू फीवर में बुखार कॉन्टीन्यूस रहता है। जैसे आपने बुखार के लिए पैरासीटामोल दवाई दे दी, तो 2, 3, 4, 6 घंटे तक बुखार ठीक रहा या कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, बट फिर से बुखार चढ़ने लगे, तो कॉन्टीन्यूस बुखार रहता है। दूसरा, उसमें बॉडी एक बहुत होता है। स्पेशली पेशेंट 2 बात की हमें फरियाद करता है कि सर, एक तो थाइज में पेन बहुत होता है, और दूसरा आइज के पीछे पेन बहुत होता है। तीसरा, डेंगू के फीवर में इंसान का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। चौथा, देखा जाए तो डेंगू का जो बुखार होता है, उसमें पेशेंट्स हमें फरियाद करते हैं कि सर, थोड़ा सा पेट में दर्द और वॉमिटिंग की भी शुरुआत होने लगी है। और जब डेंगू के बुखार में प्लेटलेट कम होते हैं, तब इंसान को थोड़े से शरीर में ब्लीडिंग के स्पॉट्स होने लगते हैं। बट देखिए, ये प्लेटलेट का कम होना यूजुअली डेंगू के बुखार में पहले 5 दिन नहीं होता है। पहले 5 दिन के बाद प्लेटलेट के काउंट 50,000 या उससे कम होते, तब यूजुअली ऐसे स्पॉट्स होते हैं। अगर बुखार की ड्यूरेशन की बात की जाए, तो मलेरिया में तो बुखार जब तक ट्रीटमेंट ना की जाए तब तक तो उगता नहीं है। डेंगू का बुखार है, उसमें बुखार पहले 5 दिन रहता है। 5वें दिन के बाद चाहे ट्रीटमेंट ली जाए या ना ली जाए, बुखार अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। चिकनगुनिया की अगर हम लोग बात करें, तो चिकनगुनिया में जो हाई ग्रेड फीवर है, वो पहले 2 या 2.5 दिन रहता है। अगेन डेंगू की तरह वो भी कॉन्टीन्यूस रहता है, कि जब तक गोली खा ली तब तक ठीक रहा, गोली की जैसे ही असर खत्म होने लगे वैसे बुखार चढ़ने लगे। तो चिकनगुनिया के फिर बुखार में आप ट्रीटमेंट लो या ना लो, 2.5 दिन के बाद बुखार अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बुखार ठीक होना शुरू होता है, वैसे ही इंसान को क्लासिक माइग्रेटरी जॉइंट पेन होता है, जो सारे शरीर में कई बार एक साथ पेन होना लगता है। सीवियर पेन होता है, कई केस में ऐसे पेन होता है कि इंसान जॉइंट पेन की वजह से खड़ा होकर वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता। डेंगू की बात की जाए, तो डेंगू में मसल पेन ज़्यादा होता है, जैसे स्नायु दुखते हैं। और चिकनगुनिया की बात की जाए, तो उसमें जॉइंट पेन होता है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों में हेडेक होने की संभावना बहुत कम है। हेडेक यूजुअली मलेरिया में ज़्यादा होता है। तो ऐसे अगर मोटे मोटे सिम्टम आप देखो, तो उनसे हम लोग बिना डॉक्टर साहब को दिखाए, बिना कोई टेस्ट करे, रफली जज कर सकते हैं कि ये बुखार इस कारण से होगा। जी सर, बहुत ही अच्छा बताया आपने, कि डिटेल बता दी। अच्छा, ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं इन तीनों के लिए? टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हमें पेशेंट्स को
और फैमिली फिजिशियंस को दोनों को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल जो हम लोग बुखार में कंप्लीट ब्लड काउंट CBC का जो टेस्ट बोलते हैं, वो ये तीनों बीमारियों में शुरुआती दौर में नॉर्मल आ सकता है। इन तीनों बीमारियों में, मलेरिया में, डेंगू में और चिकनगुनिया में प्लेटलेट के काउंट कम होने की संभावना है। मलेरिया में शुरुआत से ही प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, डेंगू में यूजुअली 2-3 दिन के बाद कम होते हैं और चिकनगुनिया में भी 2-3 दिन के बाद कम होते हैं। मलेरिया का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको हम लोग QBC टेस्ट करते हैं। पहले हम लोग खाली पेरिफेरल स्मीयर में देखते थे, जो पैथोलॉजिस्ट देख के बता देते थे कि भी इसमें मलेरिया के पैरासाइट्स हैं। अब हम उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड लेके एग्रीगेट करके फिर देख सकते हैं। उसको हम लोग मेथड को QBC बोलते हैं। QBC मेथड, अगर कोई इंसान को मलेरिया का बुखार है तो पहले दिन से पॉजिटिव आने की संभावना है। दूसरी जो बात है डेंगू के टेस्ट की, तो डेंगू में प्राइमरीली हम लोग 2 टाइप के टेस्ट करते हैं। एक होता है NS1 एंटीजन और दूसरा होता है IgM एंटीबॉडी। एंटीजन बोले तो वायरस जो हमारे शरीर में बाहर से आया है, और एंटीबॉडी की ऐसी चीज़ जो हमारा शरीर लड़ने के लिए बनाती है। तो अगर किसी इंसान को डेंगू का फीवर है तो यूजुअली डे 1 से डे 4 तक NS1 का टेस्ट पॉजिटिव आता है, डे 5 से डे 8 तक IgM टेस्ट पॉजिटिव आता है। कई बार पेशेंट हमारे पास छोटे सेंटर से आता है कि सर देखिए मुझे पहले 3 दिन से बुखार आ रहा है, मेरे प्लेटलेट काउंट कम है, मुझे मसल पेन भी बहुत हो रहा है, बट मेरा IgM टेस्ट नेगेटिव है, मैंने डॉक्टर साहब ने करवाया था। तो हम उनको थोड़ा सा एजुकेट करते हैं कि डेंगू में टेस्ट पॉजिटिव होने की संभावना कितना दिन ऑफ इन्फेक्शन है उसके हिसाब से होती है, ठीक है ना। तो एक PCR टेस्ट होता है जो भी अगेन डे 1 से डे 5 डे 7 तक पॉजिटिव आता है। कई बार पेशेंट हमें बोलते हैं कि सर मेरे तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मुझे डेंगू का बुखार है, बट मेरे प्लेटलेट काउंट तो 2.5 लाख है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम उनको समझाते हैं कि भाई प्लेटलेट काउंट की कम होने की संभावना यूजुअली डे 3 के बाद होती है डेंगू के बुखार में। पहले दिन से डेंगू के बुखार में प्लेटलेट कम नहीं होता है। अब रही बात तीसरी चिकनगुनिया के बुखार की, तो चिकनगुनिया में पहले 5 दिन तक PCR करके टेस्ट होता है, वही पॉजिटिव आता है। अगेन कई बार पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आता है कि सर देखिए मुझे बुखार है, उसमें ये 2 टेस्ट मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था PCR और IgM, मैंने थोड़ा IgM करवा लिया क्योंकि वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, बट वो तो नेगेटिव है। अब पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन देखो तो वो क्लासिक चिकनगुनिया का बुखार होता है कि जिसमें क्लासिक मल्टी साइट जॉइंट पेन होता है। तो ऐसे केस में अगर पहले 5 दिन के बुखार में आप करवाते हो तो हमेशा PCR टेस्ट करवाओ। IgM टेस्ट जो चिकनगुनिया का होता है वो पहले 14 डेज तक पॉजिटिव नहीं होता है, 14 डेज के बाद ही वो पॉजिटिव होगा। ऐसी ही अगर बात की जाए तो टाइफाइड का बुखार भी इस सीज़न में बहुत कॉमन है। टाइफाइड के केस में जो टाइफाइड का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो सीरम विडाल टेस्ट है। सीरम विडाल की भी अगर बात की जाए तो वो बुखार के पहले 5 या 7 दिन तक पॉजिटिव नहीं होता। अब विडाल की बात की जाए तो 2 तरीके हैं करने के। एक जो डॉक्टर लोग या लेबोरेटरी वाले लोग कार्ड में टेस्ट करते हैं, कार्ड वाला टेस्ट रिलायबल नहीं है। कार्ड वाले टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपको बुखार टाइफाइड नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव बताएं, या फॉल्स नेगेटिव कि आपको टाइफाइड है बट टेस्ट नेगेटिव बताएं, वो दोनों की संभावना बहुत होती है। अगर आप टाइफाइड का टेस्ट करा रहे हो तो अपने डॉक्टर साहब या अपने लेबोरेटरी वाले साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा ट्यूब मेथड से करो, जिसका रिजल्ट 24 आवर्स के बाद आता है। वो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है बिना कार्ड का टेस्ट कराए। तो पेशेंट्स को और फैमिली फिजिशियंस को दोनों को थोड़ा सा एजुकेटेड होने की ज़रूरत है कि किस स्टेज में कौन सा टेस्ट करवाया जाए। जी सर, आपने टेस्ट के बारे में डिटेल बताया। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मलेरिया की अगर बात करें तो उसमें एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है नीम के पत्तों का धूप वगैरह करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम चिकनगुनिया की बात करें तो उसमें ऐसा है कि भाई एक बार वो होने के बाद लंबे समय तक उसका पेन रहता है। बड़े बुजुर्गों में शायद जॉइंट पेन या परमानेंट आर्थराइटिस टाइप जो होता है उसकी भी संभावनाएं रहती है। तो ये जो पूरा है। और डेंगू, यस, डेंगू में पपीते के पत्ते, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए।
ये तीनों चीज़ों के बारे में पब्लिक में हेल्थ अवेयरनेस हो वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने बात की मलेरिया के मच्छर को भगाने के लिए नीम के पत्तों की धूप की जाए। वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उस हिसाब से सही तरीका है। नीम के पत्ते के हेल्थ बेनिफिट बहुत है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में ही इन लोग इतनी वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ नीम के पेड़ है तो भी नहीं कर रहे हैं। आप जाइए अब्रॉड में, लोग नीम के पत्ते या उसके सद्गुणों के पीछे पागल है, दीवाने हैं। तो नीम के पत्तों की धूप ज़रूर मच्छर को भगाने में, मारने में हेल्पफुल है, और वो इंसान को ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। वो आप ज़रूर कीजिए, दिन में एक बार कीजिए। मॉस्किटो को भगाने के और भी जो तरीके हैं, उसमें पानी का संग्रह जहाँ पर होता है, ऐसी जगहों पर कलेक्टेड वाटर हो, स्पेशली आपके घर के नज़दीक कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट चालू हो, उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया आप साइट चला रहे हो, अच्छी बात है, काम कर रहे हो, अच्छी बात है, बट पानी जो साफ पानी का जो यहाँ पर इकट्ठा होने का मामला है, उसका आप सॉल्यूशन निकालो। दूसरी बात, अगर आप रिक्वेस्ट करो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, तो आपके वहाँ पर आकर मॉस्किटो के रेपेलेंट का स्प्रे करके जाते हैं, या फिर वो लोग आपके वहाँ अगर कहीं पर पानी इकट्ठा होने की समस्या है तो उसको भी सॉल्व करके देते हैं, या फिर उसमें DDT जैसी दवाई भी छिड़काव करते हैं। तो अगर मच्छर की उत्पत्ति ही कम की जाए तो इन सब बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं और अपने बच्चे बेखौफ बाहर घूमने के लिए या प्ले करने के लिए जा सकते हैं। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात की कि चिकनगुनिया में लोगों को जॉइंट पेन लंबे टाइम तक रह जाते हैं। तो डेंगू के बुखार में छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और चिकनगुनिया के बुखार में उम्र लायक लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जॉइंट पेन ज़्यादा समय तक रह जाने की संभावना स्पेशली 40s के बाद लेडीज़ में ज़्यादा होती है, और 60-65 के बाद जेंट्स में ज़्यादा रहती है। ये जो क्लास ऑफ पेशेंट्स है जो हमें फरियाद करते हैं कि सर चिकनगुनिया हुआ था, बुखार तो 2-3 दिन में चला गया, बट जॉइंट पेन महीने तक, 2 महीने तक नहीं जाता है, ऐसे केस में साइंस भी रिसर्च करता है ऐसी दवाइयाँ जो चिकनगुनिया के वायरस के कारण जॉइंट में इन्फ्लामेशन, सूजन आ रही है, उसको कम करे। प्रॉब्लम यह है कि उसमें ज़्यादातर पेन किलर की दवाइयाँ फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करती है। हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि चिकनगुनिया में हम जितने भी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं वो वायरस की वजह नहीं होते हैं, वो दवाइयों की वजह से होते हैं। तो जितनी कम दवाइयों में चिकनगुनिया अच्छा होता है वो अच्छी बात है। तीसरी और सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट बात की जाए तो वो है पपीते का पान का जूस पीने की डेंगू में। देखिए, ये जो बीमारियां है डेंगू या चिकनगुनिया, ये दोनों में हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो स्ट्रेट अवे वायरस को मार सके। तो इसमें जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं वो सपोर्टिव दवाइयाँ रहती है कि इंसान को जब तक ये वायरस के संक्रमण के कारण तकलीफ है, वो तकलीफें में से उसको बचा के रखे। तो डेंगू के बुखार में पपीते का पान का रस डॉक्टर्स लोग ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। पपीता के पान के रस से कई बार इंसान को पेट की संबंधित समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसमें लूज मोशन होना, पेट में गड़बड़ होना, वॉमिटिंग होना। उसका कोई भी साइंटिफिक बेनिफिट प्रूवन नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस जो भी बातों में मानता है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है कि आप 1000 दर्दी को ले लो कि जिनको बुखार है, सबको दवाई दो और देखो कि कितने दर्दियों को बुखार उतरता है और कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट होती है। तो अगर ऐसा कोई लार्ज स्केल पर कोई मेडिकल या क्लिनिकल ट्रायल होता है कि जो प्रूव कर दे कि पपीता के पान से फ़ायदा ज़्यादा होता है और नुकसान बहुत ही कम होता है, ऐसा अगर कोई हम लोग रेकमेंड करेंगे। बिल्कुल। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो अभी हम लोग 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रेकमेंड कर सकते कि आप वो दीजिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर तपन, आप हमारे साथ जुड़े और मानसून के बारे में आपने जो भी बातें बताई, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर, बच्चों के बारे में भी बनाया, और 3 मेजर डिजीजेस जिसमें मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे डॉक्टर तपन शाह। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि भाई मानसून में किस तरीके से हेल्थ केयर की जाए। आशा है कि आज का हमारा पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। ऐसे ही पॉडकास्ट लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।